गुड मॉर्निंग दोस्तों। पिछले कुछ दिनों के अंदर हमने कावेरी डिस्प्यूट के रिगार्डिंग काफ़ी अच्छे से डिस्कशन किया। अभी क्या हुआ है कि जो CWRC है यानी कि कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी, उन्होंने बोला था कर्नाटका को कि आप 3000 क्यूबिक फीट पर सेकंड इतना जो पानी है वो आप दीजिए। तो उसका जो फैसला था ना, वो बाद में CWMA के पास गया, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी। उन्होंने, ठीक है ना, तो अभी और रिव्यू होगा, सुप्रीम कोर्ट के पास शायद मुद्दा जाए, तो इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलेंगी। तो ये जो मुद्दा है ना, कहीं ना कहीं जहाँ पे कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला भी, इनफैक्ट आप पुडुचेरी भी मान सकते हो, ये जो अलग अलग पार्टीज इन्वॉल्व है ना, तो काफी इनमें डिस्प्यूट चल रहा है। तो डेफिनेटली इस डिस्प्यूट को चाहिए कि एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के माध्यम से इसको सॉल्व किया जाना चाहिए। दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज ये है कि जो हमारा लॉ कमीशन है ना, उसने अपनी एक रिपोर्ट दी है विद रिगार्ड्स टू एज ऑफ कंसेंट। इन्होंने ये बोला है कि जो 18 साल अभी एज है ना, एज ऑफ कंसेंट की, सरकार को उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। एक्चुअल में आप एक चीज इमेजिन करना कि जैसे होता क्या है, लेट्स से कि कोई दो कंसेंशुअल चिल्ड्रन है, उन्होंने कोई एक्ट परफॉर्म किया, कंसेंशुअल एक्ट हुआ। इसको कई बार ना पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत लिया जाता है, और जब ऐसा कर दिया जाता है, उस वजह से उन बच्चों को मेंटल ट्रॉमा और कई बार हरासमेंट भी फेस करना पड़ता है। इस वजह से लॉ कमीशन ने क्या बोला है कि जो 18 साल की उम्र है, उसके साथ छेड़खानी मत करो, ये 18 साल ही रहने दो। पर कहीं ना कहीं अगर कोई बच्चे जो आते हैं 16 से 18 साल के बीच में, इनके रिगार्डिंग जब भी आप डिसीजन दोगे, कहीं ना कहीं वहां पर ना गाइडेड जुडिशियल डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। यानी कि उनके रिगार्डिंग जो फैसले लिए जाने चाहिए ना, वो प्रॉपर ढंग से और प्रॉपर एक तरह से सोच विचार से लेने चाहिए, ताकि दोनों चीजों को बैलेंस किया जा पाए। ऐसा भी ना हो कि चिल्ड्रन के जो इंटरेस्ट है उसको भी आप पूरी तरह से खत्म कर दो, वो भी बात गलत होगी। बट एट द सेम टाइम, आपको कोई भी अगर चिल्ड्रन के रिगार्डिंग कुछ गलत काम करता है, उसके अगेंस्ट भी आपके पास प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए। ऐसा लॉ कमीशन ने अभी ऐसा बोला है। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, वो बात की बात होगी, पर इनकी एक रिकमेंडेशन यहाँ पे इस तरह की लॉ कमीशन के द्वारा देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, आज की डेट है 30 सितंबर 2023, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। तो दोस्तों, हमारा जो पहला आर्टिकल है, दैट इज इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। तो अभी अभी हमारे सामने क्या आया है, अगस्त का डेटा आया है, जो ये बता रहा है कि 14th मंथ हाई के ऊपर जा चुका है हमारा इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। यहाँ पर आप डेटा भी देख सकते हो, 12.1% हमें यहाँ पर इसका 14th मंथ हाई देखने को मिला है। तो थोड़ा समझते हैं कि आखिर इसका मुद्दा है क्या, कि इंडेक्स आखिर होता क्या है। देखो, आप सभी ने ना IIP यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में जाना होगा। मैं थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। दरअसल में होता क्या है, NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है, वो निकालता है क्या, IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। वो बताता है कि कैसे बदलाव आया इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन के अंदर। पर अगर आप नोटिस करोगे ना, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर ना 8 ऐसे हमें एक कोर सेक्टर्स देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इसके अंदर आपका क्या आ गया, आपका पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी आ गया, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल प्रोडक्शन, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस प्रोडक्शन, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर। ये जो 8 सेक्टर्स आपको देखने को मिले ना, IIP का 40% इन्हीं 8 सेक्टर से कंप्राइज होता है। तो कहने का पॉइंट ये है कि जो चेंजेस इन सेक्टर्स के अंदर आएंगे, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट ओवरऑल आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ऊपर आएगा। इसलिए अपने आप में ये सेक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके लिए, इनके लिए हमारे पास एक अलग इंडेक्स आ गया, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि सर, IIP वो तो NSO रिलीज कर रहा था, पर जो इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज है ना, वो रिलीज कौन करता है, वो आपका जो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर होता है ना, DPIIT के अंदर, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसके द्वारा किया जाता है। तो दोनों मिनिस्ट्रीज के बीच में कंफ्यूज नहीं होना। IIP क्या था, मोस्टली मिनिस्ट्री के रिगार्डिंग, और इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ ही ना, आपको इन सेक्टर्स को भी याद करना है इनकी वेटेज के हिसाब से। इसी ऑर्डर में याद रखिएगा कि पेट्रोलियम की हाईएस्ट वेटेज है, इलेक्ट्रिसिटी उसके बाद, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर की सबसे कम। UPSC ने ऑलरेडी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ चुका है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। साथ में बेस ईयर की आप बात कर सकते हो, 2011-12 है, ये IIP की बात कर रहा हूँ। एंड साथ में जो ब्रॉड सेक्टर्स रहता है ना, वो आपके IIP के अंदर मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी आ जाते हैं। बाकी इनकी क्लासिफिकेशन तो आपने अपनी इकोनॉमिक क्लासेस के अंदर अच्छे से पढ़ ही रखी है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे चलते हैं, दैट इज इंडियन यूनिवर्सिटीज इन टाइम्स वर्ल्ड रैंकिंग। इसको समझते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या है। देखो, एक्चुअल में ना, आप जानते होंगे टाइम्स ग्रुप के बारे में, है कि नहीं। तो टाइम्स ग्रुप के बारे में उनके द्वारा ना THE यानी कि
टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग्स दी जाती हैं दुनिया की अलग अलग यूनिवर्सिटीज के रिगार्डिंग। तो हुआ क्या है, इस बार इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 1900, ठीक है ना, टू बी वेरी स्पेसिफिक 1904 इतनी यूनिवर्सिटीज को यहाँ पे रैंक किया है, जो कि 108 कंट्रीज को बिलोंग करती हैं। एंड अगर आप उस हिसाब से देखोगे ना, तो आपको नोटिस करेगा कि इंडिया की तरफ से टोटल 91 यूनिवर्सिटीज इनमें देखने को मिली हैं। तो जो 1904 यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे थे ना, उनमें से 91 यूनिवर्सिटीज कहाँ से हैं, इंडिया से है। और इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज है वो इंक्रीज हुई हैं। पिछले साल टोटल 75 यूनिवर्सिटीज थी जो टाइम्स की हायर एजुकेशन रैंकिंग के अंदर आई थी। इस बार ये नंबर बढ़कर कितना हो गया है, ये बढ़कर 91 हो चुका है। तो इंडिया के लिए ये एक कंपैरेटिवली अच्छी बात आप यहाँ पर मान सकते हो। इसके अलावा अगर आप नोटिस करोगे ना कि इंडिया से सर कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप किया, तो आप देखने को मिलेगा कि जो आईआईएससी बैंगलोर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है बैंगलोर के अंदर, उसको यहाँ पे फर्स्ट रैंक है। मतलब इंडिया की तरफ से फर्स्ट रैंक है, दुनिया में नहीं कह रहा, इंडिया की तरफ से। तो होता क्या है, इसको 201 से लेकर जो 250 वाला बैंड है इसके अंदर रखा गया है। तो इसकी पोजीशन भी इंप्रूव हुई है। हमारी बाकी जो और कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन थे उनका रैंकिंग भी इंप्रूव हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, अन्ना यूनिवर्सिटी सेकंड नंबर पे आ गया, मिलिया इस्लामिया हो गया, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, शुलिन यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज। ये इस तरह अलग अलग यूनिवर्सिटीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं। इवन आपको जो डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज है ना, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। पर एक क्वेश्चन दिमाग में आएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ना आईआईटी लेट से गुवाहाटी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, पर आपको आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, ठीक है, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, ये सब नहीं देखने को मिलेंगी। एक्चुअली जो ये वाली आईआईटीज है ना, इन्होंने बाइकआउट कर रखा है इस पर्टिकुलर रैंकिंग का। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि जो रैंकिंग्स दी जाती है ना टाइम्स के द्वारा, उनमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, बहुत ज्यादा ओपेकनेस होती है। ऐसा इनको लगता है, इसलिए ये यूनिवर्सिटीज, मतलब जो इंडिया की आईआईटीज है ना, ज्यादातर आईआईटीज वो इसका पार्ट नहीं है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर दुनिया में कौन टॉप कर रहा है। देखो दुनिया में टॉप कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड हो गया, आपका स्टैनफोर्ड हो गया, एंड साथ साथ जो एमआईटी है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये टॉप 3 आपको रैंकिंग्स इनकी दुनिया भर में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, कुछ और पॉइंट्स भी आप देख सकते हो। इन्होंने थोड़ा ना अपने रिसर्च को थोड़ा और कॉम्प्रिहेंसिव करा है। मैं यहाँ पे आपको डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ। यहाँ पे टीचिंग को भी वेटेज दिया जाता है, रिसर्च एनवायरनमेंट कैसा है, रिसर्च क्वालिटी कैसी है, इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल आउटलुक, ये सारे अलग अलग पैरामीटर्स हैं। उनके अंदर फर्दर आप टोटल 18 क्लासिफिकेशन देख सकते हो। इनके बेसिस के ऊपर चीज़ें डिसाइड कर जाती हैं कि किस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का रैंक आखिर कितना होगा। राइट। तो ये पॉइंट आप साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि इंडिया ने ना चाइना को भी ओवरटेक कर लिया है। इंडिया की तरफ से 91 यूनिवर्सिटीज यहाँ पे देखने को मिलती थी, तो वो चाइना के नंबर से भी ज्यादा है। ओवरऑल एशिया भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि टॉप 200 के अंदर टोटल 33 एशियन यूनिवर्सिटीज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो ये चीजें भी आपको डेफिनेटली अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज टोटो शब्द संग्रह। क्या मतलब है सर इस चीज का? देखो टोटो एक तरह की ना लैंग्वेज है, ठीक है, और इस लैंग्वेज के ना दुनिया भर में आज के टाइम के ऊपर सिर्फ लगभग 1600 लोग बचे हुए हैं। अगर सिर्फ आप सोचो कि सिर्फ 1600 लोग इस पर्टिकुलर भाषा को बोल रहे हैं, तो कल को हो सकता है ना यार कि ये वाली जो भाषा कल को एक्सटिंक्ट हो जाए। तो इसको बचाने के लिए हमने ना इसकी एक डिक्शनरी बना दी है। समझे इस बात को? ताकि ये जो कहीं ना कहीं जो लैंग्वेज है ना, ये एक्सटिंक्ट ना हो। अब डिक्शनरी बना दी है। डिक्शनरी किस चीज के अंदर बनाई है? इंग्लिश के अंदर भी और बंगाली लैंग्वेज के अंदर भी। मैं एक्चुअली थोड़ा आपको बताता हूँ कि ये जो टोटो लैंग्वेज बोलते हैं वो लोग रहते कहाँ पर हैं। ये आपको वेस्ट बंगाल के एरिया में देखने को मिलेंगे। गेटिंग इट? भूटान के पास में जो एरिया है ना, बिल्कुल वहां पर आपको ये टोटो पारा करके जगह मिलेगी, वहां पर ये लोग रहते हैं, वहां पर ये लैंग्वेज बोली जाती है। साइनो तिब्बतियन लैंग्वेज है, ठीक है ना, वहाँ के ट्राइबल पीपल के द्वारा बोली जाती है। एंड कहीं ना कहीं फोकस यही है कि इस पर्टिकुलर डिक्शनरी के माध्यम से, ताकि हम इस लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर पाए। तो टोटो के बारे में आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे चलते हैं, दैट इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। देखो आप लोग ना, बहुत दिनों से हम लोगों ने प्रीलिम बूस्टर में भी डिस्कशन किया बार बार नीपा वायरस के रिगार्डिंग। केरला के अंदर आउटब्रेक चल रहा है इसका। अब ऐसे टाइम के ऊपर ना आप जानते हो कि एंटीबॉडीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब एंटीबॉडीज का काम क्या होता है? एंटीबॉडीज का काम ये होता है कि जब भी कोई बाहरी एंटीजन आता है, तो उसको ये डिटेक्ट करते हैं एंड उसको किल करने की कोशिश करते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम इसी तरह से तो वर्क करता है ना, कि प्रॉपरली इम्यूनिटी मेंटेन रखे। कोई भी बाहर से कुछ भी वायरस आ रहा है, कुछ भी इस तरह की चीजें आ रही हैं, उनको अटैक करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर पता क्या हो रहा है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के अंदर ये लेबोरेटरी के अंदर मेड प्रोटीन्स है, जो क्या करते हैं, जो एंटीबॉडीज जैसे काम करती हैं उसी का बिहेवियर इनके द्वारा रेप्लिकेट किया जाता है। ठीक है, आप जानते हो ना इम्यून सिस्टम क्या करता है, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है। अब यही सेम काम हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के माध्यम से कर रहे हैं, जो कि लेबोरेटरी मेड प्रोटीन्स होते हैं, ताकि कहीं ना कहीं डिजीजेस से, फॉरेन सब्सटेंसेस से हमारी बॉडी को बचाया जा सके।
तो इसका पूरा प्रोसेस होता है एक तरह से, ठीक है ना, कि हमारे ह्यूमन ब्लड से कहीं ना कहीं एंटीबॉडीज को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर उनको क्लोन किया जाता है, उसके माध्यम से ये चीज़ करी जाती है। तो और ये ना स्पेसिफिक एंटीजेंस को टारगेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब नीपा वायरस की बात हो रही थी, तो नीपा वायरस के रिगार्डिंग जो भी टारगेट करना होगा उनको उस तरह से इंजीनियर किया जाएगा एंड उनको इंश्योर किया जाएगा कि कल को किसी पर्सन को वो चीज़ अफेक्ट करने वाली हो तो वहां पर हमारे जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं वो यहाँ पर इसको अटैच हो जाएं एंड कहीं ना कहीं उससे प्रोटेक्ट कर पाए। ठीक है ना, तो समझ पाए कि चीज़ क्या होती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। सिमिलर बिहेवियर ही रेप्लिकेट होता है जैसा कि एक एंटीबॉडी का रेप्लिकेशन, एंटीबॉडी का इफेक्ट होता है। एक एग्जांपल देख लो, रीजन COV2, ठीक है ना, ये क्या है, ये भी हमारे पास मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हमें देखने को मिली है जो कि कहीं ना कहीं SARS-CoV-2 के साथ प्रोटेक्शन देती हैं। उसी तरह से एक नाम और भी ध्यान रखो, M102.4, ठीक है, कई बार पीटी के अंदर क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या है, हमें ऐसा लग रहा है कि ये चीज जो है ना ये हेल्प कर सकती है किसको, आपके नीपा वायरस को, हेंड्रा वायरस को, इनके साथ टैकल करने के लिए, इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए। इस एंटीबॉडी जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को डेवलप किया गया है बाय डॉक्टर क्रिस्टोफर ब्रॉडर, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अभी ये जो ड्रग है ना ये कंपैशनेट यूज के ऊपर है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कंपैशनेट यूज का आखिर अर्थ क्या है। कंपैशनेट यूज का मतलब ये होता है कि अभी जो मेडिसिन है ना हमने उसको फुली तरह से ऑथोराइज नहीं किया कि लोग उसको यूज करें। पर कई बार लेट से अगर एक पर्सन है उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है और कोई, गेटिंग इट, उसके पास एक दवाई दिख रही है उसको पर वो दवाई ऑथराइज नहीं हो रखी अभी, पर उसके पास ऑप्शन ही नहीं है दुनिया में और कोई दवाई एग्जिस्ट ही नहीं करती, तब हम उसको अगर यूज के लिए दे देना तो दैट इज नोन एज कंपैशनेट यूज। इसका मतलब होता है ये चीज, ठीक है ना। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट कंडीशंस के अंदर हम यहाँ पे उसको यूज करने की परमिशन देते हैं, या तो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता या कोई और ट्रीटमेंट नहीं होता, ठीक है ना, पेशेंट्स को भी क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए ठीक है एंटर ना कर पाए। तो ये सारी चीज़ों के अंदर आपको कंपैशनेट यूज़ का मतलब पता होना चाहिए। एंटीबॉडीज हो गया, इम्यूनोग्लोबुलिन हो गया, ये तो आप मीनिंग जानते ही हो कहीं ना कहीं ये चीज़ किस तरह से हमारे इम्यून सिस्टम हमें हेल्प करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। एक छोटा सा मुद्दा और है, दैट इज फाइनल कॉल टू टेक डाउन कंटेंट लेफ्ट टू इंटरमीडियरीज। अब ये क्या मुद्दा है सर, देखो एक्चुअल में हुआ क्या है ना पिछले कुछ टाइम के अंदर, जैसे हमारे पास क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स आए 2023 के। इसके अंदर क्या बात करी गई, इसके अंदर बात करेगी कि देखो आज के टाइम के ऊपर ना फेक न्यूज़ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही हैं। इसको रोकने के लिए हमें कहीं ना कहीं कुछ एफर्ट्स लेने चाहिए, गेटिंग इट। तो उन रूल्स के अंदर बताया गया कि जैसे लेट से मान लो एक होता है जैसे फेसबुक है या फिर इस तरह के कोई भी प्लेटफॉर्म है, ये अपने आप में क्या है, इंटरमीडियरी है। इंटरमीडियरी क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि देखो कंटेंट कौन डाल रहा हूँ, कंटेंट कौन डाल रहा है इस पर्टिकुलर फेसबुक के ऊपर, वो मैं डाल रहा हूँ, फेसबुक थोड़ी डाल रहा है। तो फेसबुक एक तरह से इंटरमीडियरी हुआ, गेटिंग इट। तो अगर ना कल को कुछ ऐसा होता है कि मान लो मैंने कोई फेक न्यूज़ फैला दी फेसबुक के माध्यम से, कुछ ऐसे कुछ कर दिया, अगर सरकार बोलती है कि यार इस बंदे ने फेक न्यूज़ डाली है, तो ऐसा आईटी रूल्स के अंदर लिखा गया है कि फिर फेसबुक या बाकी जो और प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना उनको यहाँ पर इसको टेक डाउन करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे हटाना पड़ेगा। अभी बट क्या हुआ है, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने बात बोली है कि अगर कल को कुछ ऐसा होता है कि कुछ सरकार की तरफ से फ्लैग किया जाता है कि यार ये जो न्यूज़ है या तो फेक है या फॉल्स है, उस केस के अंदर इंटरमीडियरी के पास ऑप्शन होती है कि या तो वो उसको हटा दे या फिर वो डिस्क्लेमर दे। डिस्क्लेमर होता ना आता है कि यार ये वाली चीज़ आपके लिए हानिकारक हो सकती है या फिर इसके रिगार्डिंग जो कंटेंट है वो हो सकता है फेक हो, इस तरह के डिस्क्लेमर दिए जाने चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे बात करिए कि ये जो फाइनल कॉल होती है ना वो कि कंटेंट को टेक डाउन करना या नहीं करना, वो इंटरमीडियरीज, ये जो फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, जो एक्स जिसको बोलते हैं, उनके पास यहाँ पे देखने को मिलती है। ये आईटी अमेंडमेंट रूल्स के अंदर ये बात भी लिखी गई थी कि अगर मान लो ये इंटरमीडियरीज ऐसा काम नहीं करती तो उस केस में पता क्या होगा, उस केस में जो इनके पास सेफ हार्बर स्टेटस होता है वो छीन लिया जाएगा। अब आप लोग सोचते होंगे सर ये सेफ हार्बर स्टेटस क्या है। एक्चुअल में क्या होता है ना, अगर अगर मैंने फेसबुक के ऊपर कुछ कंटेंट डाला तो उसके लिए फेसबुक थोड़ी जिम्मेदार है, मैं तो कुछ भी डाल सकता हूँ। पर अगर ये जो रूल्स हैं इनको फॉलो नहीं करते ना ये इंटरमीडियरीज, तो कहीं ना कहीं जो स्टेटस था सेफ हार्बर का ये हटा दिया जाएगा। तो उसके लिए मैं जो कंटेंट डाल रहा हूँ फेसबुक के लिए, तो उसके लिए फेसबुक भी जिम्मेदार होगा। ये बात होती है कि सेफ हार्बर इनका हटाना, गेटिंग इट। अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़े, दैट इज इंडिया फर्स्ट ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट। हाँ जी, आपको शायद लगता होगा कि सर विंड प्रोजेक्ट हमारे ऑफशोर अभी तक एग्जिस्ट नहीं करते थे क्या। हाँ जी, बिल्कुल नहीं एग्जिस्ट करते थे। तो पहली बार क्या हो रहा है ना, हम डेवलप कर रहे हैं ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स। कहाँ पर डेवलप हो रहे हैं, ये हो रहे हैं आपके तमिलनाडु के कोस्ट के ऊपर। अब एक चीज आपके दिमाग में आ रही होगी, सर ये ऑनशोर हो गया, ऑफशोर हो गया, इसका अर्थ क्या होता है। देखो जब मैं बात करता हूँ ऑनशोर की, ऑनशोर का मतलब होता है कि जब आप डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी प्रोडक्शन करो लैंड बेस्ड सोर्सेज से,
ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑन शोर प्रोडक्शन। वेयरएज ऑफ शोर का मतलब क्या होता है कि जब कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन हो रही है वो डिफरेंट वाटर बॉडीज के थ्रू हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल ओशियन के ऊपर हो रही है, तो उसको बोल देंगे हम ऑफ शोर। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा टेंडर इशू किया गया है, ताकि कहीं ना हम अपने पहली बार ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स को हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर पाए। कहाँ हो रहे हैं, तमिलनाडु के अंदर। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, उस वजह से आपको थोड़े पता होना चाहिए थी, क्योंकि कोई चीज़ पहली बार होती है तो अपने आप में डेफिनेटली वो इंपॉर्टेंट होती ही होती है। इस वजह से मिनिस्ट्री ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी को भी यहाँ पे अपॉइंट किया है। अगला टॉपिक देख लेते हैं, दैट इज PRIP स्कीम, प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा एंड मेडटेक सेक्टर। कई बार इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि PRIP स्कीम न्यूज़ में थी, ये किससे लिंक्ड है। तो आपको पता होना चाहिए कि सरकार ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। यहाँ पर क्या कोशिश करी जा रही है, जैसा नाम में भी है ना कि रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको यहाँ पे स्ट्रेंथन करना है। तो यहाँ पर स्कीम के दो कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। पहला कंपोनेंट ये है कि हमें ना यहाँ पे रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना है। वो कैसे करेंगे, अगर हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को एस्टेब्लिश करें, हमारे जो अलग अलग आपके नेशनल इंस्टीट्यूट देखने को मिलते हैं फार्मास्यूटिकल एजुकेशन के, उसके माध्यम से करेंगे। एंड दूसरा माध्यम क्या है कि हम जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है ना, उसके अंदर रिसर्च को प्रमोट करें। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो MSMEs हो गए, आपके जो स्टार्टअप्स हो गए, या बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होगी, उनको कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाए। ठीक है ना, वो फिर अकॉर्डिंगली रिसर्च को कैरी आउट करें। इस तरह की चीज़ों के माध्यम से ये PRIP स्कीम इंश्योर करने की कोशिश कर रही है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट फार्मा सेक्टर के अंदर, मेडटेक सेक्टर के अंदर ये इंप्रूव हो पाए। तो ये यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्कीम का काम है। तो आज के डिस्कशन के बेसिस के ऊपर कुछ मैं आपको क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ। इन ट्रू फॉल्स का मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे कि इनमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। साथ में ही दो क्वेश्चंस भी आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। अगमास आप बोल सकते हो, ठीक है ना, कुछ लोग कहते हैं अगम भी बोलते हैं इनको, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा भी आप प्रोनाउंस करना चाहो, पर इसका आंसर आपको मुझे बताना है कि कौन सा इसका आंसर सही होगा। उसी तरह से एक एडजॉर्नमेंट साइन डाई, ये भी थोड़ा न्यूज़ में कई बार आता रहता है, ठीक है, विद रिगार्ड्स टू पार्लियामेंट्री सेशंस। तो इसका भी मुझे आप बताना कि कौन सा आंसर सही होना चाहिए। कल जो क्वेश्चन पूछे थे क्विकली एक बार मैं आपको उनका आंसर बता देता हूँ। एक था आफ्सपा के रिगार्डिंग। तो देखो, आफ्सपा ये कह रहा है कि ब्रिटिशर्स ने एक द्वारा प्रमोलगेट किया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के रिगार्डिंग इन 1942। तो ये बात करेक्ट है। मैंने थोड़ी इसकी जब हिस्ट्री बताई थी ना, तो मैंने आपको 1942 का एग्जांपल भी दिया था। फिर 1958 अराउंड देखा हमने कैसे कैसे नागा इंसर्जेंसी के बारे में देखा, डिस्टर्ब्ड एरियाज देखे, सेक्शन 3 देखा था। तो ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। उसी तरह से कोनोकार्पस ट्रीज के बारे में तो कह रहा है कि एक्सोटिक मैनग्रोव स्पीशीज है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना, वहां पे नेटिव तो है नहीं ये चीज। थर्ड कह रहा है नबार्ड एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, बिल्कुल इनकरेक्ट है। नबार्ड को एक्ट था ना, नबार्ड एक्ट आपका आई थिंक 1981 का था, तो उस एक्ट के माध्यम से यहाँ पे उसको स्टैब्लिश किया गया था। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। साथ में दो क्वेश्चन मैंने और पूछे थे आपसे। एक क्वेश्चन था विद रिगार्ड्स टू गवर्नर। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि मनी बिल के केस के अंदर क्या होता है कि गवर्नर विद होल्ड कर सकता है असेंट टू द बिल। क्या ये बात करेक्ट है? द आंसर इज यस। देखो, जब भी ये चीज होती है ना, तो गवर्नर के पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। या तो वो इस बिल को असेंट दे दे, या फिर उस बिल को विद होल्ड कर दे, या फिर वो अकॉर्डिंगली क्या करे, या फिर वो बिल को बेसिकली एक तरह से रिजर्व कर दे। ठीक है ना। मनी बिल के अंदर ना आपको एक बात ध्यान रखनी है, रिटर्न नहीं कर सकता। ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि स्टेट लेजिस्लेचर दोबारा से उसको रिकंसिडर करे। ये वाला प्रोविजन नहीं होता, बाकी प्रोविजन होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। देखो, दूसरा स्टेटमेंट जो था ना, यहाँ पे थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज आई थिंक बेटर हो सकती थी। यहाँ कह रहा है कि अगर बिल कोई पास करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर, जो कहीं ना कहीं आपकी हाई कोर्ट्स की पोजीशन को इंडेंजर कर रहा है, वहां पर गवर्नर रिजर्व कर सकता है बिल फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। यहाँ पर ना एक्चुअली मे नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में ना गवर्नर के पास ना कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होती है इसके रिगार्डिंग। गवर्नर को कंपल्सरी ये चीज करनी ही पड़ती है जब कहीं ना कहीं जो अगर जो पोजीशन है हाई कोर्ट की, वो इफेक्ट होती है। ऑल दो स्टेटमेंट थोड़ी बेहतर होती तो ज्यादा अच्छे से होता था, बट यहाँ पर हम इस स्टेटमेंट को थोड़ा इनकरेक्ट मानेंगे, क्योंकि इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द गवर्नर कि वो बिल को रिजर्व करे इस केस के अंदर। तीसरा कह रहा है कि गवर्नर अगर ऑर्डिनरी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न करता है, तो उसको अगर दोबारा पास कर देती है वहां की जो लेजिस्लेचर है बिना किसी अमेंडमेंट के, तो गवर्नर को वो चीज माननी ही पड़ेगी। दिस इज करेक्ट एक्चुअली। तो यहाँ पर एक्चुअली में आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली टू। ऑल्दो मैं बोलता हूँ कि थोड़ा ना स्टेटमेंट टू बेटर प्लेस होती तो अच्छे से हम उसको एलिमिनेट कर पाते। उसी तरह से वर्ल्ड फूड प्राइस, ठीक है ना, इसके बारे में भी हमने देखा था। MS स्वामीनाथन जी के बारे में तो बहुत बार चर्चा भी करी हमने, ठीक है ना। तो वर्ल्ड फूड प्राइस के बारे में कह रहा है कि जो नॉर्मन बोरलॉग थे, उन्होंने ये कंसीव किया था प्राइस को, बिल्कुल ठीक बात है। उन्होंने एक ऐसा इन्विजन किया था कि हम ना इस डायरेक्शन में काम कर सकते हैं, जिन्होंने अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है वर्ल्ड फूड सप्लाई के अंदर। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कह रहा है MS स्वामीनाथन पहले रिसिपिएंट थे इस अवार्ड के, वो बात भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ करेक्ट पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 एंड 2।
एक्चुअली में ना हमने कुछ दिन पहले ना डॉक्टर स्वाति नायक जी के बारे में पढ़ा था, जो कि इंडियन रिसर्च जो आपका राइस रिसर्च है ना, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके अंदर वो एक साइंटिस्ट थी। उनको यहाँ पे अवार्ड दिया गया था 2023 के अंदर, क्योंकि उनका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली एस ऑफिशियल पे जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। आई होप आज का सेशन आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।